हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। हमारा टॉपिक है आज का, वह टॉपिक है फ्री फॉल। तो फ्री फॉल हमारा क्या होता है? तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि अर्थ क्या करता है। अर्थ जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सारे ऑब्जेक्ट को जो है वह अट्रैक्ट करता है टूवर्ड द सेंटर। यानी अर्थ का जो सेंटर होता है, उस अर्थ के सेंटर की तरफ वो सारे ऑब्जेक्ट को जो है वह है अपने और उसको आकर्षित करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हमारा फ्री फॉल है, सपोज करना है, हमको मान लेना है कि एक एच हाइट पर यानी अर्थ के सरफेस के एच हाइट पर हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है यहाँ पर। अब इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से हमने क्या किया है, छोड़ा। तो जब ऑब्जेक्ट को हम छोड़ेंगे तो अर्थ क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, यानी अर्थ के पास अपना क्या है, ग्रेविटी है। तो अर्थ क्या करता है कि वह ग्रेविटी के कारण इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है टूवर्ड द सेंटर। ओके, जब अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है टूवर्ड द सेंटर, तो यहाँ पर क्या होगा कि वह ऑब्जेक्ट जो है वह फ्री फॉल गिरेगा टूवर्ड द अर्थ। किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण से। इसीलिए जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ के टुवर्ड्स में गिरते हैं अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसी को हम लोग कहते हैं फ्री फॉल। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्री फॉल को, ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉलिंग टूवर्ड्स अर्थ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड फ्री फॉल। और इसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्री फॉल कहेंगे। ओके, अब यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या होता है। तो हमने यहाँ पे देखा, सपोज किया कि एक ऑब्जेक्ट को इस ऊपर के सरफेस से, ऊपर के पॉइंट से जब हमने इसको गिरा रहे थे, तो हम जान रहे हैं कि अर्थ के पास क्या ग्रेविटेशनल फोर्स है। उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या कर रहा है, अपने सेंटर की तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। उसी समय यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वह इंक्रीज करता है। मान लो कि यहाँ पर उसका वेलोसिटी इनिशियल में अभी 0 था, लेकिन कुछ समय के बाद जो उसका वेलोसिटी हो जा रहा है वह बढ़ जा रहा है v1। फिर कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो जा रहा है, v2। फिर कुछ समय के बाद उसका वेलोसिटी कितना हो रहा है, v3 हो रहा है, यानी टाइम के साथ। तो यहाँ पर हम मान लेंगे t टाइम 1 है, यहाँ पर टाइम t2 है, और यहाँ पर हमारा क्या है, टाइम t3 है। तो जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है, वेलोसिटी जो है वह ऊपर से जो ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ रहा है उसका वेलोसिटी हमारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेलोसिटी यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जैसे ही यहाँ पर वेलोसिटी हमारा चेंज होगा, तो यहाँ पर एक्सीलरेशन भी क्या होगा, हमारा प्रोड्यूस होगा। ओके, तो एक्सीलरेशन जो ड्यू टू ग्रेविटी होता है वह हमारा प्रोड्यूस करता है फ्री फॉल के कारण, और उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा क्या होगा, तो यहाँ पर हमने अभी बताया कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है टूवर्ड द सेंटर। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका वेलोसिटी जो है वो बढ़ रहा है। इनिशियल में वेलोसिटी v1 था, फिर v2 हुआ, फिर v3 हुआ, फिर v4 हुआ। इसी तरह से इसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और जब वेलोसिटी बढ़ता जा रहा है तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी हमारा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ओके, चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसमें हम लोग जानते हैं कि चेंज ऑफ वेलोसिटी को ही हम लोग क्या करते हैं, एक्सीलरेशन करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर जो है टाइम भी हमारा चेंज कर रहा है, और यहाँ पर वेलोसिटी भी हमारा चेंज हो रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और इसी एक्सीलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी फ्री फॉल के कारण जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, उसी एक्सीलरेशन को हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज द acceleration is the acceleration produced
in a body in free fall due to gravitational force of on the body। ओके, ये हो गया हमारा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। यानी हमको यहाँ पे रिलेशन निकालना है कि स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में क्या रिलेशन। ओके, तो रिलेशन अगर हमको निकालना है कैपिटल जी और स्मॉल जी के बीच में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो अभी हमने फिगर बनाया था कि एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के एच हाइट पर यानी अर्थ के सरफेस से, यानी अर्थ का सरफेस ये हमारा है, तो अर्थ के सरफेस से एच हाइट पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका मास क्या है हमारा m। ओके, और इसका यहाँ से अगर हम डिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका पूरा जो डिस्टेंस है वह है हमारा r है, स्मॉल r, और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, इसका डिस्टेंस जो है वो हमारा क्या है कैपिटल R है। ओके, तो हमको यहाँ पे कंसीडर करना है, मान लेना है कि अर्थ जो है वह क्या है एक प्रकार का परफेक्ट स्फीयर है और उसका जो रेडियस है अर्थ का वह रेडियस कितना है r है, और फिर उसका मास भी हमारा क्या है m है, यानी इसका जो मास है वह हमारा क्या है m है। ठीक है, फिर हमको क्या करना है कंसीडर करना है, मान लेना है कि एक बॉडी जो है जिसका मास स्मॉल मास, एक बॉडी स्मॉल बॉडी है जिसका मास हमारा क्या है m है, जो हेल्ड है मतलब जो रखा हुआ है r डिस्टेंस पर। ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी इस सेंटर से, अर्थ के इस सेंटर से r डिस्टेंस पर एक छोटा सा बॉडी मास रखा हुआ है जिसका मास क्या है m। ओके, अब यहाँ पे हमको क्या करना है उसके बीच का हमको रिलेशन निकालना है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो फोर्स हमारा है F वो क्या होता है F इक्वल टू जी एम और m बाय r स्क्वायर, यानी अर्थ के बीच में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है हमारा ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमारा क्या है F इक्वल टू जी एम एम बाय r स्क्वायर। ओके, ऑलरेडी अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, यानी न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के आधार पर अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो बॉडी हमारा है ये मास m, ठीक है, इस बॉडी मास को क्या किया गया है इसके अपोजिट में एक फोर्स लग रहा है, मतलब एक ग्रेविटी लग रहा है जी। ठीक है, इसका मतलब इस मास के पास हमारा क्या है एक फोर्स है F इक्वल टू एम जी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा F इक्वल टू ये हो जाएगा एम जी। अब इसको अगर हम लोग 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं इसको इक्वेटिंग करते हैं, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो जब हम इक्वेटिंग करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा एम जी इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये m और ये m आपस में हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा, और हमको यहाँ पे बच जाएगा g इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रिलेशन कैपिटल G और स्मॉल g के बीच। ओके, यानी जो स्मॉल g है वह हमारा डिपेंड करेगा मास ऑफ अर्थ पर और उसके बीच का डिस्टेंस, यानी पार्टिकल ऑफ मास पर ये डिपेंड नहीं करेगा। अगला टॉपिक हमारा है वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी स्मॉल g का हमको यहाँ पर वैल्यू निकालना। तो स्मॉल g का जो हमको वैल्यू निकालना है वो हमारा कैसे निकले, तो अभी हमने फार्मूला ड्राइव की रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। तो हमको वहाँ जो फार्मूला मिला वो हमको मिला c इक्वल टू जी कैपिटल G m बाय आर स्क्वायर।
ये जो g है इसका वैल्यू ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। g इक्वल टू कितना होता है 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और ये जो मास है ये हमारा क्या मास ऑफ अर्थ है, m है। यहाँ पर m इक्वल टू क्या हो जाएगा मास ऑफ अर्थ। तो अर्थ का जो मास है वह होता है हमारा 6 इंटू 10 के पावर 24 केजी। और ये जो r है रेडियस, ये हमारा क्या है r है वह है रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, रेडियस जो अर्थ है उसका हमारा क्या होता है 6.4 इंटू 10 के पावर 6 मीटर। तो इस सारी वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 के पावर माइनस 11 इंटू यहाँ पे आ जाएगा मास का 6 इंटू 10 के पावर 24 बाय आ जाएगा यहाँ पर 6.4 इंटू 10 के पावर 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो ये सारी को जब हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर जो हमारा वैल्यू दे देगा वो हमको देगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल g का वैल्यू। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन आप अपने से कर लेंगे। ओके, अगला टॉपिक हमारा है वेरिएशन इन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे कह रहा है कि जो एक्सीलरेशन होता है वह वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले कि अर्थ का जो हमारा सरफेस है वह पूरी तरह से स्फीयर में नहीं है, बल्कि वह कुछ इस तरह का है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ये हमारा इक्वेटर लाइन है और ये हमारा जो है वह ये हो गया हमारा पोल का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका जो रेडियस है इसमें इक्वेटर वाला का वह हमारा r है, और जिसको हम लोग आर ई मान लेते हैं, और ये जो पोल वाला है इसको हम लोग आर पी मान लेते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो रेडियस ऑफ इक्वेटर है ये ग्रेटर देन है किससे आर पी से। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला केस में कि इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ अर्थ ऑन जी, यानी अर्थ के शेप पर जी का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग ऑलरेडी जान रहे हैं कि जो हमने अभी देखा फॉर्मूला हमने ड्राइव किया कि जी इक्वल टू क्या होता है जी एम बाय आर स्क्वायर। ओके, तो हम यहाँ पे दोनों का अलग अलग केस पर निकालते हैं। जैसे पहले निकालते हैं जीपी का, यानी हमको इस पोल पर जो है वह हमको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। तो इस केस में इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा जी एम बाय हो जाएगा आर स्क्वायर पी। ओके, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो आर स्क्वायर पी है वह आर ई से क्या है स्मॉल है। तो इसका मतलब ये जो आर स्क्वायर पी अगर हमारा स्मॉल है मतलब छोटा है, मतलब इससे जी से ये क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर ये छोटा होगा तो जीपी हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा, यानी यहाँ पर जो ग्रेविटी होगा एट द पोल पर वह क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आर हमारा पी है पोल का वह स्मॉलर देन है किससे आर ई से। ओके, फिर हम लोग इस पर आ जाते हैं, ये हो जाएगा हमारा पोल का। अब हम देखते हैं इक्वेटर पर का। तो इक्वेटर पर जो हम जी निकालेंगे उसको हम मान लेते हैं जी ई इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वायर ई लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी देख रहे हैं कि आर ई जो है वह क्या है आर पी से बड़ा है। तो इसका मतलब जो है वह आर ई मेरा जब बड़ा हो जाएगा तो जी ई मेरा क्या होगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब आर ई मेरा बड़ा होगा तो जी ई क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जी ई है वह मिनिमम हो जाएगा किससे पोल से। ओके, तो ये हो गया हमारा इफेक्टेड, मतलब इसका मतलब हमारा है कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वह पोल पर मैक्सिमम है और इक्वेटर पर मिनिमम है, क्योंकि इक्वेटर पर जो अर्थ का रेडियस है वह ज्यादा है ग्रेटर है, और जो पोल पर जो अर्थ का रेडियस है वह
स्मॉल यानी छोटा है इक्वेटर से, इसलिए पोल के पास जो ग्रेविटी होगा वह ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, और जो इक्वेटर पर जो ग्रेविटी होगा वह क्या हो जाएगा, मिनिमम होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका, आर स्क्वायर का। ओके, डायरेक्टली जो हमारा शेप जो जी वैल्यू है वह हमारा डिपेंड करता है अर्थ के शेप पर। ओके, अगला टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, यानी जो हमारा मोशन होगा ऑब्जेक्ट का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, उसमें क्या होगा। तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमने चैप्टर 1 में मोशन के चैप्टर में 3 इक्वेशन को हमने डेरिवेशन किया। उसमें जो पहला इक्वेशन हमारा है वह है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहाँ पर जो आ जाएगा वही v हो जाएगा v इक्वल टू यू प्लस जी टी, यानी जहाँ पर हमारा एसिलेशन वहाँ पे था, यहाँ पे हमने क्या कर दे रहे हैं, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ के कारण यहाँ पर जो वेलोसिटी हो जाएगा वह हो जाएगा u प्लस जी टी। इसी प्रकार से दूसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और तीसरा इक्वेशन हो जाएगा वह हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो यहाँ पर हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन मोशन का ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। यहाँ पर हम कुछ दो बातों का ध्यान रखेंगे। जैसे पहला हमारा बात है कि जब बॉडी को हम नीचे गिराते हैं, जैसे हम मान लेते हैं व्हेन ए बॉडी इज फॉलिंग vertically downward, its velocity increase, इसका वेलोसिटी इंक्रीज करता है। इसी कारण से इसका जो एक्सीलरेशन होगा इज पॉजिटिव। ये हमको ध्यान रखना है कि कोई वो ऑब्जेक्ट को जब हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस केस में क्या होता है कि उस बॉडी का जो वेलोसिटी है ऊपर से जब नीचे आता है तो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है। और जब इंक्रीज करेगा तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा वह पॉजिटिव होगा। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उस केस में जब हम जी जो लेंगे वह हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। ये ध्यान रखें। दूसरा, जब हम बॉडी को ऊपर फेंकेंगे, व्हेन ए बॉडी इज थ्रो अपवर्ड, अब हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा, इट्स वेलोसिटी डिक्रीज। इसका वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होगा तो उस केस में एक्सीलरेशन जो है, एक्सीलरेशन इज नेगेटिव। ये हमें ध्यान रखना, यानी दोनों पॉइंट में कहने का है अर्थ है जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर से नीचे गिराते हैं तो उस केस में हमारा क्या है कि वेलोसिटी हमारा इंक्रीज करता है, और वेलोसिटी अगर इंक्रीज करता है तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है वह हमारा पॉजिटिव होगा। ओके, दूसरा, जब ऑब्जेक्ट को हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो उस केस में क्या होता है कि वेलोसिटी जो है वह धीरे धीरे जा करके वह घटता है, और जब वेलोसिटी घटता है तो उस केस में जो एक्सीलरेशन होगा यानी जी जो हमारा होगा वह होगा नेगेटिव। इसका मतलब हम समझ में आ रहा है। जब हम कोई न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उस केस में जो हम जी को हम पॉजिटिव मिलेंगे, और जब ऑब्जेक्ट को नीचे से हम ऊपर फेंक रहे हैं उस समय जो जी का वैल्यू हम लेंगे वह नेगेटिव मिलेगा। ओके, अगला हमारा है वह है मास। व्हाट इज मास? मास हमारा क्या होता है, लिख सकते, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body
it is represented by m। देखिए मास का यहाँ पे कह रहा है डिफिनेशन में कि ये मास होता क्या है कि सपोज करना है कि हमारे पास कोई एक बॉडी है और इस बॉडी के अंदर में क्या है बहुत सारे मेटर्स है। जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसके अंदर कुछ क्वांटिटी होता है उस मैटर का। ये जो क्वांटिटी होता है मैटर का इस बॉडी के अंदर, इसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को ही हम लोग क्या करते हैं, मास करते हैं। और ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है ये कभी हमारा चेंज नहीं होता है। अगर इस बॉडी के अंदर अगर एक लिमिट मात्रा में अगर इसके पास कोई क्वांटिटी है, मैटर है, और उसका क्वांटिटी अगर फिक्स है तो वह हमारा फिक्स ही रहेगा, ये ना कभी बढ़ेगा घटेगा और ना ही कभी ये बढ़ेगा। तो जो इस बॉडी के अंदर जो मेटर्स है, जो कंटेंट मैटर है, इसी को हम लोग कहते हैं मास। और इसको हम लोग रिप्रेजेंटेड करते हैं स्मॉल m से बाय द मास। और इसका जो SI यूनिट्स होता है, SI यूनिट ऑफ मास इज kg। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, जैसे इस क्वांटिटी ऑफ मैटर को अगर हम कहीं दूसरे प्लेनेट में भी ले जाते हैं तो इसका जो मास होता है वो हमारा कभी चेंज नहीं होता। ओके, और मास इसका चेंज इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसका जो इस बॉडीज के अंदर जो मैटर है वो मैटर भी हमारा कभी चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसका मास हमारा क्या होता है, चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि द क्वांटिटी ऑफ मैटर in a body is not change, therefore mass is always constant। और इसीलिए क्या होता है, मास जो होता है इसका वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा हम लिख सकते हैं मास ऑफ ए बॉडी कैन नेवर बी जीरो। यानी इसका जो मास है वो कभी भी जीरो हमारा नहीं हो सकता है। और ये जो होता है मास कीजिए अ स्केलर क्वांटिटी, ये जो होता है वह स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो इतना हमको ध्यान में रखना है मास के बारे। अब आगे हम देखते हैं वह है हमारा वेट के बारे में। वेट हमारा क्या होता है, व्हाट इज वेट। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे द फोर्स विथ विच द बॉडी attracted to the center of the earth। ओके, तो वेट हमारा क्या है, द फोर्स विथ विच द बॉडी अट्रैक्टेड टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जिस बल के द्वारा, जिस फोर्स के द्वारा अर्थ क्या कर रहा है, उस बॉडी को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उसी को हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय W। ओके, और इसका फॉर्मूला भी होता है W इक्वल टू mg। यानी ये g जो है वह क्या है, ग्रेविटी है। यानी ये m हमारा मास है, तो मास को क्या कर रहा है, ग्रेविटी, यानी अर्थ की ग्रेविटी जो है इस मास को क्या कर रहा है, अपने अर्थ के सेंटर की तरफ इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। और इसी अट्रैक्टेड को ही हम लोग क्या कहेंगे, वेट कहेंगे। मतलब कह सकते हैं जिस फोर्स के कारण अर्थ क्या करता है, ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ आकर्षित करता है, उसी को हम लोग वेट करते हैं। ओके, इसका जो SI यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट ऑफ वेट is Newton। It is
vector quantity. Weight can be changed if value of g is changed. अगर हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर हमारा चेंज होता है जी, तो उस केस में वेट भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये जो वेट है वह हमारा डिपेंड है किस पर है, एम जी पर। ओके, तो जी अगर हमारा चेंज हो जाएगा तो वेट भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।